और कहते हैं कि महिलाएं 2005 के पहले कपड़ा पहना करती थी। जी, महिलाएं खुद को शर्मसार महसूस करती हैं। जब हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के ओवैसी साहब पटना आएंगे तो उसके लिए कितनी तैयारी आपकी है? एक 16% के लगभग आरक्षण से जो लोग वंचित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की हकमारी हो रही है। यही गोपालगंज की सभा में नीतीश जी ने क्या कहा था? नौकरी कहाँ से देगा? बप्पा के यहाँ से देगा। तनख्वाह कहाँ से देगा? बप्पा के घर से लाके देगा। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 और इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है। पटना के आरजेडी कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। इस साल के अंत में बिहार में नई सरकार आप लोग के सामने होगी, वो किसकी होगी वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिहार पहुँचे हैं। तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अजाज अहमद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब चैनल पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अब चुनाव बहुत नज़दीक है, तमाम तरीके की बातें हैं, कैसी तैयारी है इस बार आरजेडी की? देखिए, एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव से अधिक बिहार की जनता के हितों का, बिहार के जनता के मुद्दे का, बिहार के जनता के सवाल पर खड़ी है। और तेजस्वी जी का एक बात के लिए संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम बिहार के जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिहार के जनता के प्रति जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उत्तरदायित्व मिला हुआ है, उसको न सिर्फ जनता के बीच जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, बल्कि सदन में भी उसी तरह से बातें उठाते हैं जैसे सड़क पर उठाते हैं। और स्पष्ट रूप से हम जनता के सवालों पर सरकार को घेरने में सफल हैं। सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। सरकार के पास जो नेता प्रतिपक्ष सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं होता है। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी जिस अचेता अवस्था में हैं वो आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एनडीए के पास जो नेतृत्व करता है वो नेतृत्वकर्ता के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन नहीं रह गया। बिहार की जनता कहती है कि जब 20 वर्षों से हम उसी नेतृत्व को सामने देख रहे हैं, जिस नेतृत्व से बिहार और बिहार के लोगों का कोई मसले का हल नहीं हुआ, बिहार की जनता का कोई समस्याओं का निदान नहीं हुआ, बिहार में कहीं प्रगति नहीं हुई। बिहार में 20 सालों में इन लोगों ने प्रगति की जगह कहीं ना कहीं दुर्गति करने का काम किया है। बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो गई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, तो संरक्षण दिया जा रहे हैं। और अपराध करने वाले कहीं ना कहीं सत्ता और के अंदर बैठे हुए नेता पदाधिकारियों के दुलारे बने हुए, ये स्पष्ट रूप। तो महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है? देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन का संकल्प है कि हम बिहार की जनता के लिए, बिहार के ये कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग एक पूरा खाका तैयार कर रहे हैं और उसको चुनाव से पहले हम जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे और जनता के बीच में जाकर के हम बताने का काम करेंगे और जनता हमारे प्रति जो समर्थन और विश्वास जता रही है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है, इसका नेतृत्व कन्हैया कुमार कर रहे हैं। अल्लाह वरू जी उसमें पहुंचे थे, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं। उनका ये कहना है कि इस बार बिहार में नेतृत्व कांग्रेस करेगी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही आगे लेके चलेगी। क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार 17 महीने के कार्यकाल में जो दिया और जो अब रुक पड़ गए हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी या हमारे अलायंस पार्टनर के लोग भी उसी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखे होंगे, तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे और महागठबंधन की सरकार जब नौकरी और रोजगार दे रही थी, तो बिहार में नफरत की राजनीति पर बात बंद हो गया था। नौजवान हर के हाथों में आप देखे होंगे कि तैयारी में लग गए थे कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमको किसी भी स्थिति में अपना भविष्य बेहतर करना है। पलायनवादी स्थिति समाप्त हो गया था। जब नौकरी और रोजगार बिहार में मिल रहे थे तो लोग बिहार की ओर आकर्षित होना शुरू हुए थे। बिहार के बाहर भी जो लोग चले गए थे वो नौकरी की तैयारी के लिए बिहार आ गए थे। तो ये जो परिवर्तन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में देखने को मिला और जब तेजस्वी जी सत्ता से हटे 3.5 लाख के करीब नियुक्तियाँ छोड़ करके या अन्य चीज़ों को छोड़ करके, तो फिर वही स्थिति और वही धर्रे पर सरकार चल रही है। डबल इंजन नाम ज़रूर है, लेकिन डबल इंजन में कोई काम नहीं है। तो उसको गति देने के लिए
और गति कैसे मिले, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, इसके लिए एलायंस पार्टनर के बीच सहमति है कि हम लोग मुद्दा एक ही होगा, नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक ही होगा, पलायन का, और उसको हम अलग अलग बैनर तले आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि जनता के बीच में जनता को और जनता के हितों को हम सामने रख करके काम करें। जनता हम पर जो विश्वास कर रही है उस विश्वास को और मजबूती प्रदान करेंगे। इसी दृष्टिगत हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस बड़े भाई की तरह इस बार बिहार में भूमिका निभाएगी। देखिए, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिहार से ही देश भर में हम वैसी शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो कहीं ना कहीं नफरत फैला करके भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहती है, भारत में लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना चाहती है। और उसको किसी भी स्थिति में कांग्रेस भी ये बात को समझ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में नफरत को समाप्त करके नौकरी और रोजगार को आयाम दिया, बिहार के विकास को आगे बढ़ाया, सकारात्मक राजनीति से बिहार की जनता का विश्वास जीता है, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ जो एलायंस पार्टनर है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो या अन्य लोग हो, वो तेजस्वी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के अभियान में लगे हुए हैं। और जो भी अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बातें कहते हैं वो अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, अपने संगठन की मजबूती के लिए, अपने लोगों का भरोसा और मजबूत करें, इसके लिए काम करते हैं। और सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए इस तरह का वक्तव्य देते हैं। इसको अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि हम लोग महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी को आगे रख करके बिहार और बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार का जनता के प्रति विश्वास और समर्थन नहीं रहा, उसको हम आगे बढ़ा करके बिहार में जो महागठबंधन को विश्वास मिल रहा है, जो महागठबंधन में तेजस्वी जी के प्रति समर्थन मिल रहा है, उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार में एक श्रेय लेने की भी होड़ लगी है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नौकरियां 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में दी गई जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, वहीं नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था ही नहीं, न पुल पुलिया फ्लाईओवर थे, फ्लाईओवर बिहार के लोगों ने देखा ही नहीं था। नीतीश जी की सरकार में फ्लाईओवर मिले, इतने सारे लोगों को, युवाओं को नौकरियां नीतीश जी की सरकार थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश का, बिहार खाली एक अकेला राज्य जहां जातिगत जनगणना हुई नीतीश जी की सरकार में हुई। तो कैसे समझाइएगा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी थे तभी हुई? लोग तो जानते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। देखिए, नीतीश जी 17 सालों से सत्ता में थे, 17 सालों में कितने लोगों को नौकरी दी है? जब तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में घोषणा किया कि हम पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही गोपालगंज की सभा में नीतीश जी ने क्या कहा था? नौकरी कहाँ से देगा? बप्पा के यहाँ से देगा। तनख्वाह कहाँ से देगा? बप्पा के घर से ला के देगा। उसी तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके ही हाथों से नियुक्ति पत्र दिलवा करके ये संदेश दे दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो किया जा सकता है। 5.5 लाख के करीब नौकरियां दिए, जो 17 महीने के कार्यकाल में हमने दिया, वो 17 सालों में ये नहीं दे सके। ये अचीवमेंट हमारा है, ये हमारा सोच है। जो जातीय गणना का मामला है, आपको पता है कि तेजस्वी जी ने जब नेता प्रतिपक्ष थे तो नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाया और नीतीश कुमार जी को स्पष्ट संकेत दिया कि अगर आप जातीय गणना के मामले में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो हम पटना से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे और पूरे देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेंगे जिससे डबल इंजन सरकार हिल जाएगी और एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाएगी। और हकीकत में वही हुआ। जैसे ही तेजस्वी जी ने घोषणा किया, उसके दूसरे दिन नीतीश जी तेजस्वी जी से बुला करके बात किए और एक डेलीगेशन सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी को नीतीश जी ने स्वयं कहा कि सारी बातों का ब्रीफिंग तेजस्वी जी करेंगे। तो इसी समझ लीजिए कि पहल किसने किया, जातीय गणना का। और जातीय गणना पर जो हमने माहौल बनाया उसी का परिणाम है कि सत्ता परिवर्तन भी हुआ और हमने
17 महीने के कार्यकाल में जातीय गणना करा करके 1931 के बाद पहली बार देश के इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि आंकड़े हमने प्रस्तुत किए और उस आंकड़ों के आधार पर हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की। उसमें अति पिछड़ा को, उसमें दलित को, उसमें आदिवासी को, उसमें पिछड़ा वर्ग को हमने जो अधिकार बढ़ाने का काम किया 49.5% से 65%, उसमें हमने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो आज जो कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं ना कहीं 65% आरक्षण को फंसाने का काम किया, जो आरक्षण चोर भाजपा है, जो आरक्षण खोर भाजपा है, अगर वो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया होता तो आज ये स्थिति और परिस्थिति नहीं होती। 16% के लगभग आरक्षण से जो लोग वंचित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की हकमारी हो रही है और इस हकमारी के कारण जो भी नौकरियां अभी दी जा रही है वो 16% कम नौकरियां मिल रही है। तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके घरों में जो खुशियां 16% और बढ़ी होती, उनके चेहरे पर जो खुशियां देखी जाती वो नहीं दिख पा रही है। तो कहीं ना कहीं खुशियों को छीनने वाली, अधिकार को छीनने वाली जो सरकार डबल इंजन की सरकार है वो आरक्षण से वंचित करने का काम किया। और जो मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले की बात करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं 2005 से 2025 के बीच की बात क्यों नहीं करते हैं? 20 वर्षों में सबको पता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत 18 वर्ष जिस बच्चे का हो जाता है वो एडल्ट हो जाता है और उसको सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस सरकार ने 20 वर्ष पूरा कर लिया, पूरी तरह से ये एडल्ट सरकार हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों की तरह सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं और कहते हैं कि महिलाएं 2005 के पहले कपड़ा पहना करती थी। जी, महिलाएं खुद को शर्मसार महसूस करती हैं जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, विधान परिषद में जो बायोलॉजी बताने का काम किया उससे भाजपा के नेताओं के आंखों में आंसू था। भाजपा की महिला नेत्री आंखों में आंसू लेकर के कहती थी कि ऐसा बेशर्म मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों से अलंकृत किया था ये बताए ना। प्रधानमंत्री जी क्यों भूल गए? नीतीश जी के संबंध में क्या कहा था? देश का सबसे अपशब्द बोलने वाला मुख्यमंत्री, देश को बेशर्मी की ओर ले जाने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो ये किसका देन है? एडल्ट जो ये बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई, जो बालिका गिर कांड जैसे हुए, जैसे सृजन घोटाला हुए, जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, वो सारे मामले अब दब से पड़े हैं और कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में ले आया है जो केंद्र सरकार की एजेंसियां और सब पर शिकंजा कस दिया है। आज आप ही देखिए कि NHI के एक चीफ इंजीनियर के साथ 4 पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। ये घोटाले का ही न मामला है भाई। घोटालों में जीने वाली सरकार को किस तरह से जीवन दान दे करके और अचेता अवस्था में मुख्यमंत्री को रख करके ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। सिर्फ चेहरा नीतीश जी का है, बाकी सारा काम भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले साल जब जनवरी में सरकार पलटी, नीतीश कुमार जब आपका खेमा छोड़ के एनडीए खेमे में गए तो पहला आरोप उन्होंने आरजेडी पर यह लगाया परिवारवाद का। अब उस टाइम पे तो इनके साथ कोई परिवारवाद नहीं था, अब लेकिन ये अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो अब परिवारवाद पे आप क्या कहेंगे? कितना सही फैसला उनके बेटे को लॉन्च करना? देखिए, नीतीश जी जो परिवारवाद पर बात कहा करते थे न, वो अपने एलाइंस पार्टनर के परिवारवाद को नहीं देखते थे। जीतन राम मांझी क्या हैं? वो तो परिवारवाद के बड़े पोषक हैं। अपने भारत सरकार के मंत्री, उनका बेटा बिहार सरकार का मंत्री, उनकी समधिन MLA, उनकी बहू MLA, मतलब 4 MLA में 3 इनका परिवार का सदस्य है। यहाँ कहाँ परिवारवाद है? यहाँ तेजस्वी जी को जनता ने, राघोपुर की जनता ने चुना, तब वो विधायक हुए और विधायक होने के बाद विधायक दल ने उनको चुना, तब वो नेता हुए और जब नेता चुने गए तो हमने समर्थन दिया नीतीश जी को,
तो उसके बल पर वो बिहार के डिप्टी सीएम बने। 81 एमएलए हमारे थे, 71 एमएलए जनता दल यू के थे, तो बड़ी पार्टी हम थे। तो हमने नीतीश जी को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। अब तो उन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च किया। नीतीश जी राजनीति में पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। जब वो जीतन राम मांझी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो खेला चल रहा था, उस खेला में समाप्त हो गए थे। तब वो लालू जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप मेरी राजनीति को बचा लीजिए, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग नफरती राजनीति को समाप्त करने में दोनों भाई एक साथ खड़े रहेंगे। हम दोनों भाई एक साथ राजनीति किए हैं। तो लालू जी तो बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया और नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारता दी। फिर जब 2022 से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरसीपी के माध्यम से, जो जेपी नड्डा ने कहा था छोटी पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए, तब आरसीपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यू के, उनके माध्यम से जनता दल यू को समाप्त करने का पूरा अध्याय कहीं ना कहीं बन चुका था। तब फिर नीतीश जी तेजस्वी जी के पास, लालू जी के पास गए तो तेजस्वी जी ने एक ही शर्त रखा कि हमारा जो 10 लाख नौकरी और रोजगार का मुद्दा है, उस मुद्दे पर अगर आप सहमति व्यक्त करेंगे तब हम आपके साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। और आप देखे होंगे जिस दिन से वो सत्ता में आए तेजस्वी जी, उसी दिन से नौकरी और रोजगार देना शुरू किए। जो गांधी मैदान पहले कहीं ना कहीं नेताओं के भाषण के लिए जाना जाता था, वहाँ जादू टोना और कहीं ना कहीं दवाइयाँ बेची जाती थी, उस गांधी मैदान में पहली बार नियुक्ति पत्र बटा और वो भी हजारों हजार की संख्या में लोग आए एक साथ और नियुक्ति पत्र लेकर के गए। हमने 70 दिनों के अंदर में 2,17,000 नौकरियां देने का काम किए। ये है हमारा अचीवमेंट। 5.5 लाख के करीब हमने नौकरियां दी, रोजगार दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4.5 लाख इन्होंने शिक्षक बहाल किए थे एडहॉक पर, उसको हमने नियमित करने का काम किया और उनको राज्य के कर्मचारी का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव को अभी भी यह अमली जामा नहीं पहना सके हैं। इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। 3.5 लाख के करीब रिक्तियाँ थी, उसको भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। जिस तरह से बिहार में सरकार और सत्ता चल रही है, इसके खिलाफ जो जनता में गुस्सा है, जो जनता में रोष है और जो जनता बदलाव की दिशा में तेजस्वी जी के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास प्रकट कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और तेजस्वी जी के बारे में बिहार की जनता का कहना है कि तेजस्वी पर विश्वास 2025 में बनेगी महागठबंधन सरकार। मेरा आखिरी सवाल, आप क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पिछले चुनाव की जब तुलना की जाती है तो काफ़ी नुकसान सीमांचल के इलाके में AIMIM ओवैसी साहब ने पहुंचाया। तो इस बार क्या तैयारी है कि वो नुकसान इस बार ना हो पाए? इस बार एक नेता और हैं, प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हैं, तो ओवैसी साहब के लिए क्या तैयारी है और प्रशांत किशोर के लिए क्या तैयारी? हम लोग समाज और दृष्टि को लेकर के नहीं चलते हैं, हम लोगों का सोच विरहत है। और हम लोग सभी के लिए तेजस्वी जी ने सीमांचल के विकास के लिए जो रोड मैप दिया है और सीमांचल को जो आगे बढ़ाने के प्रति उनकी सोच है, वो स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का लालू जी पर और तेजस्वी जी पर जो विश्वास है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी ने जो काम किए हैं, तेजस्वी जी ने जो जनता के बीच में विश्वास जगाया है और ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो लालू जी ने काम किया। लालू जी ने जैसे ही 1990 में सत्ता में आए तो सबसे पहले अक़लियतों के लिए उन्होंने एक मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। ये देश में इतिहास में पहली घटना है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना के अल्पसंख्यकों के विकास की योजनाओं को रोड मैप देने का काम किए। अल्पसंख्यक आयोग को हमने कानूनी मान्यता दी और उस अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से हमने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो काम किए वो स्पष्ट रूप से दिखा। हमने 15 सूत्री कार्यक्रम को मुस्लिम इलाकों में विकास के आयाम से जोड़ने का काम किया। हमने जिस तरह से काम किए वो अक़लियत का विश्वास और अक़लियतों के लिए जो उर्दू में हमने नियुक्ति दिए, उर्दू टीचरों की बहाली की। 1,26,000 उर्दू टीचरों की बहाली लालू प्रसाद जी के टाइम में हुए थे। और उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट, उर्दू को कानूनी मान्यता के साथ साथ उर्दू में बोर्ड, उर्दू में हर जगह एप्लीकेशन लेने की परंपरा शुरू की गई।
बीपीएससी के माध्यम से हमने उर्दू स्क्रिप्ट को मान्यता दे करके अधिकारी पदाधिकारी बनाने का काम किया। हमारे स्तर से जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, जो अल्पसंख्यकों को हक और अधिकार दिए गए, वो अल्पसंख्यक समाज आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे प्रति विश्वास लोगों का है, और किस तरह से जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं, हम सेकुलरिज्म के लिए खड़े हैं, वो दोहरी राजनीति में फंस गए हैं। और दोहरी राजनीति में फंसने के कारण उनकी जिस तरह से थुक्कम फजीयत हो रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब वक्फ संशोधन विधेयक के मामले पर उन्होंने मुस्लिम संस्थाओं को 3 बार आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हक और अधिकार के प्रति सजग हैं, आपके लिए हम खड़े रहेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। तब अल्पसंख्यक समाज ने कहा एक ही बात, अल्पसंख्यक समाज के जितने भी संगठन के लोग थे एक ही बात कहा, जब आप हमारे साथ नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं। और उसका कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह की स्थिति या परिस्थिति आज निर्माण हुआ है। और आज हमने जैसा कि सुना है कि सुन लीजिए ना, आज जैसा कि हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव के दृष्टिगत 32,000 मस्जिदों में ईद किट बंटवाने का काम करेगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को 32,000 मस्जिदों में भेजने का काम करेगी। 32 लाख लोगों के लिए ईद सौगात लेकर के आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप एक तरफ मस्जिदों में अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके मुसलमानों को सौगात की राजनीति देना चाहते हैं। लोकतंत्र में सौगात नहीं चलता है, लोकतंत्र में हक और अधिकार चलता है। आप मुसलमानों के हक और अधिकार को छीनने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लाए हैं और दूसरी ओर सौगात के नाम पर उनको रेवड़ी देना चाहते हैं। आप धारा 341 को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए धारा 341 के संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं? ये है राजनीति। भारतीय जनता पार्टी जो सौदा करके मुसलमानों से वोट लेना चाहती है, मुसलमान पूरी तरह से सजग है, इनकी सौदागरी की राजनीति में फंसने वाला नहीं है और इनको बताने का काम करेगा कि जो हमारा हक और अधिकार छीनेगा उसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये सही समय पर पता चल जाएगा। मेरा सवाल ये था, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी का रवैया कैसा है और मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट भी नहीं देता, लेकिन जब हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के ओवैसी साहब पटना आएंगे तो उसके लिए कितनी तैयारी आपकी है? एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता, बिहार के लोग लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति और खास तौर से अखिलेश समाज के लोग जो विश्वास करते हैं, चूंकि अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का एक ही बात कहना है, इस बार नहीं भटकेंगे। मतलब इस बार क्या, उस बार भी नहीं भटके थे, उस बार कहीं ना कहीं धोखा हुआ था और धोखे की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी ने जो व्यूह रचना की है, उस व्यूह रचना में अब कोई दल भी सामने नहीं टिक पाएगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे, एजाज अहमद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी के। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आरजेडी और महागठबंधन पूरी तरीके से इस बार तैयार, पिछली बार कुछ थोड़ी सी चूक, कुछ अंतर से और कुछ सीटों से सरकार बनते बनते रह गई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।